चलो जी। हेलो। क्या? हेलो। हेलो। वाली बुला के लाओ यार। सिर्फ बुला। हेलो। छोड़ो नाटा। चलो भैया। तो सभी सवाल वगैरह करेंगे हम लोग अभी आज। कल जो पढ़ाए थे उसका है ना, सब देखते हैं। इसमें है क्या? वो किस में रहता है तुम लोगों को पता है? आई थिंक इसकी किताब होगा। हमें लगता है मेगा पे होता है। इसमें तो सर लोग का नाम है। नहीं, मेरे नाम में तो नहीं है, वो आ रहे हैं। आवाज क्यों नहीं दे रहा है? तो सही है। हेलो। अच्छा, वो ये बच्चे लोग घुमाते हैं इसका मतलब दिन में। बताइए, ये लोग कम बदमाश है। हेलो 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 हेलो। हाँ, आ रहा है। गया बाबू, दूसरा लाओ रे। इसमें तो नहीं कहीं दिख रहा है, छोड़ो ना, तुम लोग के पास है ना, चलेगा अपने। कोई कोई समस्या नहीं है। ठीक है। है क्या? नहीं, सर लोग लेके चले जाते हैं। मे बी जिनका होगा। ठीक है, लो ना, हाँ चलेगा, हाँ बढ़िया। ओके सो अब मैं एक बार रिकेप देता हूँ। कल कौन लोग नहीं आया था? कल को ऐसा जो, हाँ तुम नहीं आया था। अच्छा ओके, तो इतना जल्दी अब तुम मना के आना चाहिए था ना 1 जनवरी। बीच में क्यों आ गया? है ना, बढ़िया है। कहाँ, वृंदावन गया था क्या? देखो इधर। लफड़ा हो गया। देखो, सो हम लोग कल पढ़े थे वर्क के बारे में। किसके बारे में? वर्क। कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन के हिसाब किताब से हम पढ़े हैं वो यही पढ़े हैं कि वर्क। ये लेक्चर रिकॉर्डिंग देखा था? कल तक क्या हो तुम लोग, क्यों रिकॉर्डिंग? अरे तो ठीक है, अभी ध्यान देना, जितना बोलूंगा उस पर ध्यान दोगे तो सवाल अभी का समझ में आ जाएगा। हमने कल वर्क निकालने के लिए दो फॉर्मूले की चर्चा की है। यहां से हम चालू कर रहे हैं, आवाज सवाल सारे सवाल करेंगे। हमने देखा कि अगर प्रोसेस इररिवर्सिबल है, क्या है? इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल, और दूसरा है रिवर्सिबल। ये दो ही कहानी थी। अगर घटना इररिवर्सिबल है तो इसमें एक चीज कांस्टेंट होता है, उसका नाम क्या है? प्रेशर। और इसमें कांस्टेंट जो नहीं होता है वो भी कौन है? प्रेशर ही है। दोनों में सेम चीज है भैया। अगर कांस्टेंट है तो यहां वर्क निकालने का एक एकदम हॉट फॉर्मूला है। क्या है? हॉट है एकदम, इसको याद रख सकते हैं। है ना, ये फॉर्मूला है। पी एक्सटर्नल V2 - V1। पी एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगाना, जिसे हम दबाते हैं ना, वो प्रेशर है। V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, और V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम। जैंकी लगता है नहीं आया अभी। अरे अच्छा, इधर बैठ गया वो। ठीक है। और इसमें वर्क निकालने का एक बहुत लंबा फॉर्मूला था, किसी को याद वाद है क्या? बोलो तो। 303 NRT log V2/V1। और अगर इसमें log 10 बेस नहीं है तो क्या करोगे? ये वाला हटा दो, क्या बचेगा? सिर्फ NRT ln V2/V1। और अगर हमको प्रेशर के टर्म में लिखना है तो इसी की जगह क्या लिख देंगे? P1/P2। भाई कुछ काम हम नहीं करना है। अच्छा, और देखते हैं कितना ध्यान में है। और बताओ, यहां पे पहले, यहां पे बताओ, यहां पे प्रेशर अगर लेंगे एटीएम में, वॉल्यूम लेंगे लीटर में, तो वर्क का यूनिट क्या होगा? एटीएम। और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? 101 से गुना करके, तो किसमें आएगा? जूल में। मतलब यहां से आएगा एटीएम लीटर। एटीएम लीटर को करना है 101 से गुना, तो कहां चला जाएगा? जूल में। अच्छा, ये ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा हम लोग को और सोचना चाहिए। सर यहाँ पे ये जो एन है, ये तो खैर मोल है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी लेंगे जी? तो अगर तुम पीडीएफ में देखोगे तो वहां पे लिखा है कि आर का वैल्यू कितना है। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं तुमको आज पूरा क्लियर करके बताता हूं, सुनो देखो। अगर तुम आर की वैल्यू ये लोगे, चलो ले लेते हैं, तो देखो तो वर्क का यूनिट क्या होगा, जरा देखना तो। ये तो मोल है, तो इसके जगह तो मोल होगा। अच्छा, आर अगर ये लोगे तो इसका यूनिट किसी को याद है? पूरा 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 यूनिट के साथ है, क्या होता था? नहीं, सब भुला गया, पढ़ाए थे। लीटर एटीएम पर मोल
पर केल्विन, ये पूरा था। इसका यूनिट क्या होता है? लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। अच्छा, इसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं, क्योंकि रेशियो है ना, दो चीज को डिवाइड कर देते हैं वो टर्म यूनिटलेस हो जाता है, तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। जरा काट पीट करो तो कुछ बचता है क्या? अरे ये सिर्फ यही बचा। इसका मतलब यहां से आने वाले वर्क का यूनिट क्या है? एटीएम लीटर। तो सेम ही आ रहा है ना। अगर यहां से वर्क जो आएगा उसको 101 से गुना कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, तुम सोचो कैसे। तुमको पहले इससे गुना करो फिर 101 से करो। मैं तुमको एक शॉर्टकट बताऊं, देखो। अगर तुम यहां आर की जगह ये न लेकर के 8.314 ले लो तो क्या होगा जरा देखना। तो इसका यूनिट याद है? देखो क्या होता है। जूल पर मोल पर केल्विन। चलो अब बनाते हैं। तो मोल का तो मोल यूनिट होगा, आर का यूनिट हो गया जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, क्या बचा? लो, ये अच्छा आइडिया है ना। अगर हम आर का वैल्यू 8.3 रख रहे हैं ना, तो सीधा वर्ग किस में आ रहा है? जूल में। तो यही रखना ज्यादा उचित है। ऐसा नहीं है कि 0.0821 रखना गलत है, गलत नहीं है। अगर वो रखोगे तो हमको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? लास्ट में 101 से गुना करना पड़ेगा। मतलब अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम चाहो तो 0.0821 रखो, लेकिन फाइनल आंसर को 101 से मल्टीप्लाई कर देना। अदरवाइज तुम सोचते हो कि नहीं उतना क्यों करेंगे सर, दो बार गुना, तो सीधे ही क्या करो ना, आर की जगह यही वाला वैल्यू रखो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वगैरह कुछ नहीं है, तुम कुछ भी रख सकते हो, अपने को कन्वर्जन आना चाहिए। ये क्लैरिटी हो गया? तो जो पीडीएफ में लिखा है समझ में आया होगा, है ना। उस बैच में हमने बताया था 0.021, तो फिर बाद में हमने बताया था कि इसके जगह 8.3 भी रखोगे तो भी चलेगा, बट कन्वर्जन आना चाहिए। इतना डन है। और भी दो चार बातें करते हैं फिर हम सवाल पे आएंगे, तो दिक्कत होगी, क्योंकि तुम लोग यूनिट कन्वर्जन दिक्कत हो रहा है ना। क्वेश्चन में देखे है ना, बाकी सब सही है। और थोड़ा सोचना तुम लोग। अच्छा, पहले कितने लोगों ने लिखा है कॉपी पे? मेरे को कॉपी दिखाओ तो लफड़ा हो जाएगा भैया। चलो मैं पहले गर्ल्स लोग साइड चालू करता हूँ। कौन नहीं लिखा है? क्योंकि डेली का अगर तुम लिख कर नहीं लाओगे तो फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा ना तो सब बाउंस जाएगा ऊपर। ठीक है, लिख दी है ना। ओके। तुम कल नहीं आई थी ना? ओके, तो क्लास अटेंड की ऑनलाइन? तो ऑनलाइन में अटेंड किया होगा तो हम तो कुछ तो बोले होंगे जिंदगी में ना, कि लिखना है। चलेगा, बढ़िया, तो लिख लेना। तुम अब बताओ रमणी। आए? अरे बाप रे बाप, ये लिखी नहीं है कह रहे? खाली हंस रही है ही। तुम लिखी हो जी? हाँ बढ़िया है। तुम रे बाबू, चश्मा वाला, बढ़िया लिखा है तुम्हारा रे। अब था तो कल ऑनलाइन अटेंड नहीं किया? बाग तुम्हारा रे। लो, मुंडी हिला रहा है। ये देखो कैसे लिखता है। असला नो ऐसे एकदम लिख रहा है बाबू। ठीक है, तुम एकदम। हाँ, ठीक है। और जो शर्मा जी पढ़ा रहे हैं फिजिक्स ना, वो चीज को तुम की केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट से मैच मत करने, बहुत कंफ्यूजन होगा तुमको फिजिक्स में। और चूंकि दोनों साथ साथ चैप्टर चल रहा है ना, तो तुमको थोड़ा चीजें को कॉन्ट्राडिक्शन करेगा। तो मैं बोलता हूँ ना कि मैं जो पढ़ाया उसको अलग रखो, और सर जो पढ़ा रहे हैं वो अलग रखो, ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैच हो जाए। कहाँ रे बाबू, ये जंग की तो को नहीं लिखाई। कहाँ रे बात। ठीक है, तुम ले। तुम। हाँ, सबसे आसान है, बोल दो ना अब। ठीक है, ठीक, तुम लिख रहे। मैं झूठ बोल रहा है। बैक लॉग और फ्रंट लॉग क्या होता है? लो इधर। ठीक है, लिखा है। ठीक है, बढ़िया। तुम्हारा? ये कल तुम आ रहा था, हम तुमको देखे थे रास्ते पे। तू आया तो अभी गया कहाँ? ये अब रुको। अरे कल मैं आ रहा था ना, तो इसको देखा कि आ रहा है उधर रोड से। तो फिर तू यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? तो लेट हो गया तो कहीं दूसरी जगह चला गया? गजब आदमी, कहीं जाता है यार इसको। सही बता रहा हूँ, क्योंकि हम कई बार देखे रोड पे कहीं तो जाता है। ठीक है, लिख दिया ना। अच्छा बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा लिख लो, आज लिख लो, ठीक है, हाँ। आज अभी लिख, आज लिख लेना, आज गड़बड़ा जाएगा फिर। आए? आज लिख लेना, तो सब बाउंस मारेगा। सुनो, देखो इधर। इतना हुआ जो लिखा। अब क्यों मैं बोलता हूँ लिखना ना, अभी मैं एक दो बात ऐड कराऊंगा जो उस पीडीएफ में नहीं है। तो फिर अभी जो लिखा है वो लिखेगा, बाकी को तो इधर उधर रफ में लिखना पड़ेगा। सुनो, हमने अब तक आर की जो वैल्यू पढ़ी है, तुमको मोल में हमने बताया था 0.0821 लीटर। मैं बोलता हूं ना, हमेशा याद रखो यूनिट के साथ, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और एक और पढ़े हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन आज तुमको एक तीसरा यूनिट भी बता रहा हूं, वो भी परीक्षा में आता है, तो कहीं लिख लो। आर का एक तीसरा यूनिट भी होता है, लिखो।
2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये मैं पढ़ाया था B6 बैच को, मोल में B6 जो था पुराना B6, उसमें मैं पढ़ाया था। तो हो सकता है इसमें जो B6 का ना हो, B3 वाले जो हो उसके बैच में मैंने ये नहीं बताया था, तो ऐड कर लो। B6 वाले को पता होगा, पुराना B6 वाले को, उसके बैच में मैं पढ़ाया था ये। तो ये लिख लो कहीं, अरे कहीं कॉपी के ऊपर बॉर्डर लाइन पे लिख सकते हैं ना कि आर का एक ये भी वैल्यू होता है। तो ध्यान रखना, कैलोरी में कितना होता है 2, जूल में 8 है, और लीटर एटीएम में 0.08। तो ये सब ध्यान रखना। तो तो क्या इस वैल्यू को भी यहां रख सकते हैं कि आर को रख सकते हैं? तो यहां से वर्क पता है किस में आएगा? एटीएम में कैसे आएगा? कैलोरी में आएगा। सोचो, जब ये जूल वाला वैल्यू रखते हैं तो जूल में आ रहा है, तो कैलोरी वाला रखेंगे तो कैलोरी में आएगा। तो हो सकता है कल के क्वेश्चन में कोई कैलोरी में वर्क पूछ दे, तो सीधा हम वैल्यू कौन सा रखेंगे? 2 रख देंगे, है ना। इसको थोड़ा सा कहीं लिख लो, कहीं पे लिख लो, जगह है तो, है ना। और हम यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा और बता देते हैं। ये जो कल पढ़ा है ना, इसके ऊपर सवाल जेई में एक क्वेश्चन पक्का है, वर्क का एक सवाल आता ही आता है ना। इसको छाप लो जी। ठीक है, डन, ओके, हाँ यहां तक सही है। चलो और आगे सुनो। कुछ कुछ मैं यूनिट कन्वर्जन लिख देता हूं, तुम लोग भुला गए हो, लिख लो फिर से एक बार। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ऐसे लिख लो, है ना। सब भुला जाता है लोग, फिर से लिखो। 1 लीटर में 10 के पावर -3 मीटर क्यूब होता है, इसको उलट के लिख सकते हैं। ठीक है, तुम लोग को याद वाद रहता है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं। 1 DMQ 1 लीटर होता है, या DMQ को ही लीटर बोलते हैं, ऐसे ध्यान रख सकेंगे। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर को ही सीसी बोलते हैं, है ना। ये छोटा छोटा बात है, सब लिखा है मोल में, हम लोग पढ़े हैं। फिर से एक बार लिख लेते हैं, बार बार लिखने से क्या है ना, याद होता है ना। बार बार देखते रहोगे, याद हो जाएगा काम। ओके, तो अब हम सवाल लेते हैं एक एक करके, है ना सब। यहाँ से आगे अब सवाल करेंगे, अभी आगे आधा घंटे पूरा। ये चैप्टर आसान है, अगर तुम रेगुलर रिवीजन करो ना तो सवाल बनेगा। ये बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा है। कम से कम 20 दिन लगेगा पढ़ने में, 20 20 लेक्चर तो नहीं जाएगा, 18 19 लगेगा फिर भी, 17 18। 29 नहीं है, 24 है लगता है। 29 है। ओ हाँ हाँ, तो उसमें बहुत ज्यादा लगा था, क्योंकि बहुत चलो उन लोग को B2 में क्या था कि अभी तुम लोग को थोड़ा सीरियसली पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको एक ही महीना टाइम है। उन लोगों को क्या था कि पढ़ाते, जो जितना पहले से पढ़ता है उनको सीरियसली कम पढ़ाया जाता है ना। नंबर ऑफ लेक्चर है, लेकिन उसमें देखोगे तो बाकी समय में तो बकवास हम कर रहे हैं पढ़ाने के जैसे, इसलिए। लेकिन सीरियसली देखा जाए तो 18 19 लगेगा। अब उसमें से हम लिखा नहीं रहे ना, तो पूरा समय बच रहा है ना, इसमें से जा रहा है। कंटेंट की सब देंगे तुमको, टेंशन मत लो, ये छोटा सा लिख लो। अब हम सवाल पे आते हैं, आराम से देखना। मैं सवाल कुछ कुछ, अब मैं जो सवाल लिखने जा रहा हूँ कॉपी में तुम लिखते चलना, ठीक है। फिर हम जो सीईटी का दिए थे कल होमवर्क, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सब बारी बारी से करेंगे। चलो आप। अच्छा, तुम्हारे बैच में नहीं दिया था, ओके, हाँ इसलिए नहीं दिया कि तुम्हारे डिस्कशन बचा हुआ था, ठीक है। उस बैच में दिया था मैंने, B3 वालों को दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुमको पढ़ाया था। क्वेश्चन लिखो तो आराम से, आओ पहले आराम से लिखो। कैलकुलेट, फास्ट लिखना लेकिन सॉल्व आराम से करना। कैलकुलेट द वर्क डन if a gas expanded from 2 liter to 5 liter to 0.2 मीटर क्यूब। बच्चा हो रहा है क्या? लगता है ये लोग प्रेग्नेंट हो गया घर गया जो। कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ ए गैस एक्सपेंडेड फ्रॉम 5 लीटर टू 0.2 मीटर क्यूब अगेंस्ट अगेंस्ट ए कांस्टेंट। ये क्लासरूम, ये पुष्पा का अच्छा है ना। नहीं तो क्या, इसको सरकारी स्कूल अच्छा लगता है। यह फीलिंग आता है यार, कोटा जैसा लगता है यहाँ, है ना। आ जाओगे तुम लोग फरवरी में, मोस्टली यहीं आ जाओगे। जनवरी में, अभी 4 तारीख से तो जाओगे वापस RMD, लेकिन फरवरी आधा जाते जाते फिर फाइनली इधर शिफ्ट हो जाओगे, 12th वाले चले जाएंगे तो। अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 ATM, कैलकुलेट। हाँ वो बात तुम सही बोल रहे हो थोड़ा सा, हाँ वो तो है।
कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो है यार। एमडी में था कि सीधा खुला था, बाहर चले जाओ। यहाँ बाहर है ही नहीं कुछ, बाहर रोड है। दिक्कत यही है। वही तो। क्या चीज? हाँ हाँ, वही बात, सही बात है। यहाँ थोड़ा कुछ है नुकसान, है ना? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। इधर दिखता है रे, देखो ना, बढ़िया दिख रहा है। पूरा कूड़ा कचड़ा है। हैं? ये प्रश्न है, वर्कडन निकालना है, एक गैस एक्सपेंड किया है 5 लीटर से कितना, 0.2 मीटर क्यूब तक। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, पहले सवाल समझो क्या बोल रहा है। प्रेशर कितना लगाया है, 1 एटीएम। तो पूछता है वर्क डन निकालो। तो मैं पहले तुमको समझाता हूं, इस सवाल है इसका मीनिंग क्या है, ऐसे नहीं कि खाली बनाना सीख लिया फॉर्मूला डाल करके। देखो, ये ऐसे होगा, कल पिस्टन समझाए थे ना, तो ऐसे करके पिस्टन लगा होगा, यहां पे ऐसे होगा पकड़ने वाला। ठीक है, इसमें इनिशियल वॉल्यूम कितना है 5, तो लिखेंगे V1 कितना, 5 लीटर। और बाद में कितना हो गया है, 0.2 मीटर की। तो पहला लफड़ा यहीं पे जिंदगी में हो गया, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए ना। तो पहला तो समस्या, तो हम एक काम करें, अभी हमने लिखा था कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। इसको मैं 1000 से गुणा करो तो कितना आएगा, 200 लीटर। अभी जिंदगी आसान हो गया, दोनों सेम यूनिट हो गया। ठीक है, इसका मतलब पहले इसकी वॉल्यूम कितनी थी, 5 लीटर। जब ये फैला होगा तो फैलने के बाद मान लो ये पिस्टन ऊपर चला गया, तो अभी इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 200 लीटर। मतलब पहले था 5, एक्सपेंड करके कितना हो गया, 200। तो पूछता है ये सब करने में कितना वर्क हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला एकदम सीधा सीधा है भैया। देखो क्या करेंगे, डबलू डबलू पी एक्सटर्नल V2 - V1। तुम बोलोगे सर यही फॉर्मूला क्यों लगाएं, क्वेश्चन तो फार्मूला तो दो गो है, तो यही क्यों लगा रहे हैं। पढ़ो सवाल को ध्यान से, कुछ तो लिखा है। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मतलब घटना कैसा है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में यही वाला फॉर्मूला लगता है, सीधी सी बात है। तो इसमें चलो डाल करके देखते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर तो कुछ है ही नहीं, कितना है, 1 एटीएम। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम कितना है, 200 लीटर, और माइनस कितना, 5 लीटर। ये घटाएंगे तो कितना आएगा, -195। देखो, एटीएम और लीटर ये यूनिट आया ना। तो देखो यहां से आने वाला जो वर्क है उसका यूनिट क्या है, एटीएम लीटर। लेकिन क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था किसमें वर्क निकालना है, तो ये लास्ट में क्या करेंगे बताओ, 101 से गुणा करेंगे। तो अभी बस कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, जूल में। अच्छा, मान लो कि हमको किलो जूल में पूछ दिया, तो ये आने के बाद फिर से 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, काम खत्म, इसको छापो, बस यही तो था। ये करके बता देना कितना आता है। अब कहाँ पे, नहीं 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 नहीं, किलो में कन्वर्ट करने के लिए भाग देते हैं, है ना हाँ, वो हजार, तुम ऐसे सोचो ना यार, 2000 ग्राम है, उसमें कितना किलोग्राम होगा, तो अब भाग देते हैं, है ना। बड़ा यूनिट को जब छोटे को बड़ा में कन्वर्ट करते हैं तो भाग देते हैं, बड़े को छोटे में करते हैं तो गुणा करते हैं, ऐसे। कभी कंफ्यूजन हो ना तो किलोग्राम वाला हमेशा सोचो, जो घरेलू चीज है उससे पता चल जाएगा। जिसको गुणा कर लेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा जिंदगी में। ये देखो कैलकुलेटर से कर रहा है, देखो जेई में आता है गुना। अभी तुम पीवाईक्यू तुमको दूंगा तो एक भी नहीं सॉल्व होगा तो लोग से, क्योंकि तुम कैलकुलेटर अभी से लगाना चालू कर दिया। अरे इतना दिमाग कमजोर हो गया, हम लोग के दादा परदादा लोग पता है ये सब गुना देख के करते थे। तुमको नहीं, गांव में जो रहे हो, थोड़ा अनुभव तुम किए होगे। अरे गांव में आज भी जब वो गेहूं और चावल वगैरह बिकता है ना, तो गांव के बुढ़ा लोग गांजा पीते रहता है, और पीते पीते कैलकुलेशन कर देता है। किसी ने अनुभव किया है कि नहीं, मैं तो किया हूं। देखो ना, गांव के जो बुढ़े लोग होते हैं वो पीते पीते दूर से ही बोल देते हैं इतना होगा। मतलब उनका कैलकुलेशन इतना एकदम तगड़ा था ना कि एकदम कर देते थे। हाँ, वो उसका कारण यही था कि उनके पास कैलकुलेटर नहीं था, हमारे पास है ना। तो क्या है ना, अभी दिमाग क्या बोल रहे हो,
हाँ हाँ गांजा था। है ना कि गांजा से क्या है ना, दिमाग देखो, गांजा और दारू में अंतर है, तुमको बताएं क्या है। देखो दारू जो है, दारू पीने के बाद क्या है ना, आदमी तोड़ फोड़ करता है ना, वो आदमी दिमाग उसका हाइपर हो जाता है। लेकिन जब तू गांजा पीते हो ना, तो गांजा से क्या है ना, दिमाग बड़ा शांत रहता है, कंसंट्रेशन हाई रहेगा, है ना। आए, तो उससे क्या है कि अगर कोई गांजा पी के पढ़ाई कोई कर रहा है ना, तो मतलब पढ़ रहा है तो पढ़ ही रहा है, जो काम कर रहा है वो करते रहेगा। तो गांजा जो है ना, वो व्यक्ति को एकदम शांत बनाता है। तो गांजा एक अच्छी नशा है। ठीक है। चलो भाई, सप्लाई करें। दारू सप्लाई करने वाला तो सस्पेंड हो गया है। पता है ना। कोई आया क्या वापस लौट के? आइजक नहीं था, आइजक नहीं था। आ- आइजक नहीं था। आइजक महंगा नशा करता है वो, है ना। वो अरब से लाता है ना। सऊदी अरब का नशा लाता है। देखो इधर। देखो इधर। और चलो सुनते हैं, लिखो। अब तुम लोग कैलकुलेट करके दिखाना, तो फाइंड वर्क डन इफ, इफ 5 मोल गैस expanded from 5 liter to 10 liter रिवर्सिबली। रिवर, उस शिवालय नहीं आता है, समर्थ शिवले। घर गया है लगता है। घर गया घर गया वो। चलो जी, ये सवाल देखते हैं कौन बना के दिखाता है। 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास जिंदगी में। क्या बोलते हो? टेम्परेचर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे ना, तो हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, क्वेश्चन में जब नहीं दिया रहे तो। हाँ हाँ। नहीं 25, 27 नहीं, 25, 25। हाँ वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो तुम करो ना। 298 केल्विन। तो फॉर्मूला, लेकिन अब यही दिक्कत है ना, कौन कितने लोग ये फॉर्मूला यूज किए हो, हाथ उठाओ। ये गलत है अगर तुम किए हो तो। पहला बात, अगर तुम करोगे भी ना, तो यहां तो प्रेशर दिया नहीं है। दूसरी चीज, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब प्रोसेस क्या है, इर यहां लिखा है। तो ये तो लगेगा ही नहीं, तो ऐसे गया, तो बचा कौन वाला? अरे कौन बच्चा है? ई वाला। NRT लॉग V2/V1, देखो डाल करके क्या होता है। किसको करना है? वो तो कुछ भी आएगा उस हक। आए, देखो ऐसे जाएगा ना। तुम देखो स्टेप, देखो क्या स्टेप तुमने ये अपनाया है। अगर तुम ये स्टेप अपनाए हो तो तुम्हारा सही है, देख लो यही आएगा। आंसर किस में चाहिए? अभी हम कुछ देर पहले समझाए थे
कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू लेते हैं तो वर्क किसमें आता है। हो गया आंसर क्लियर, यही हो गया, किसमें क्या चाहिएगा। तो लॉग तो ये कौन बड़ी भारी बात है क्या रे, ये टू है ना, लॉग टू कितना होता है 0.3। हाँ चिपका दो, खत्म। ये कोई भारी क्वेश्चन थोड़ी था। -2.303। तुम बोलोगे सर इतना आता है क्या, अरे ये कम है। जेई के पेपर में इससे भारी भारी कैलकुलेशन है, ये तो कुछ नहीं है। ये आता है भैया, ये करना पड़ेगा तुमको। यही तो फिजिकल केमिस्ट्री में लफड़ा है। इतना फिजिक्स में इसमें गुना नहीं होता, इसमें तो बहुत गुना भी करो, रात भर करते रहो, सुबह हो जाएगा। ये अनलॉक टू करो। कर लेना, मैं उतना समय नहीं दूंगा, मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक लिख के छोड़ दो, कर लेना बाद में। है ना। कैलकुलेट लॉग टू 0.3 भुला गया। ठीक है, जो भी आएगा आंसर कर लेना। कैलकुलेट द वर्क डन इफ चेंज इन, कौन पेपर, क्या बोल रहा है। बस, माथा तो पगला गया खाई रे, गांजा पे क्या है क्या। कैलकुलेट द वर्क डन इफ चेंज इन वॉल्यूम इज 5 10, चेंज इन वॉल्यूम बाई 10 एट है इफ द गैस, यहाँ पे 10 है कंप्रेस्ड irreversibly, irreversibly। 10 10 लिटिल लिख दूं, लो लिख देते हैं। ठीक है, लिटिल लिखना जरूरी है, सही बात बोला। irreversibly एट प्रेशर ऑफ 10 के पावर 5 पास्कल। ऑल्सो कमेंट ऑन नेचर ऑफ साइन कन्वेंशन, हाँ, साइन ऑफ वर्क डन। वर्क का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इसको भी बताना है। देखो तो बना के, सोच के। कंप्रेशन है तो कंप्रेशन में वर्क क्या होगा, निगेटिव कैसे होगा। पहले तुम बना के देखो ना, तुम बनाओगे तो, है ना, बनाओ पहले बनाओ। कंप्रेशन में निगेटिव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाओगे तुमको पता चलेगा। ए भैया, कंप्रेशन में बाद वाला वॉल्यूम क्या होगा, छोटा, तो छोटा माइनस बड़ा निगेटिव, और फॉर्मूले के बाहर में क्या होता है, निगेटिव, तो आंसर फाइनल क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन में निगेटिव होता है ना। 10 का पावर 6 बोल रहा है इसके। हाँ, 6 बोले, इसका लगता है नाना लंदन से आए थे, है ना रे। हैं? बनाओ ना, बनाओ ना, हाँ, बनाओ, बनाओ। यहाँ कैमरा अच्छा लगा, एकदम छोटा है ना वो, इसमें रिकॉर्डिंग वाला। स्पाई कैमरा है, एकदम पतला सा। दिख नहीं रहा है तुमको, लेकिन वो है, एकदम पतला कैमरा है। तब रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अरे जैसे कभी कभी देखो ना, कुछ मूवी देखोगे ना, तो उसमें कई लोग बटन में कैमरा लगाया रहता है। कोई कोई मूवी में है ना, ऐसे कोई स्पाई रहता है ना, वो इसमें रहेगा कैमरा। किसी के पेन में कैमरा होता है, कई मूवी में दिखाता है, ऐसे पेन रखे है ना, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, है ना। चश्मे में कभी कभी कैमरा होता है, ऐसा है। इरिवर्सिबल है, फॉर्मूला कौन सा, पी डेल भी है ना, -P डेल्टा V वाला, है ना। संसार दावा, क्या बोलते हो। ऐ? देखो,
देखो, हमको लगता है ना बाबू, इसका सीधा वैल्यू दिया है। हमको V1 V2 अलग नहीं लेना है, सीधा दिया है। इसकी जगह सीधा कितना रख देंगे बोलो? 10। तो सीधा इसके आप P के जगह कितना रखोगे? आहा, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। इस साला पास्कल में है, और यहाँ पे क्या लेते हैं? एटीएम में। अब वो याद है, एक एटीएम में होता ही कितना है? हाँ, इतना हमने लिखाया था। एक एटीएम में होता है, ऐसे अगर तुमको एग्जैक्ट बताऊं ना, तो इतना होता है 1.01 10 के पावर 5 पास्कल। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। लगभग मान सकते हैं कि 10 के पावर 5 पास्कल का मतलब 1 एटीएम। तो इसके जगह सीधा कितना रख देंगे? 1 एटीएम। और डेल्वी की जगह 10 लीटर, तो कितना आ गया? -10 एटीएम लीटर। तो ये तो वर्क आ गया, लेकिन ये किस में आया? एटीएम जूल में। जूल में करना पड़ेगा बाबू, क्यों करना पड़ेगा? ये SI यूनिट है इसीलिए। तो कितना आएगा बताओ? -10 × 101, कितना हो जाएगा? 1010 जूल। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक समस्या है। क्या ये वर्क का सही वैल्यू है क्या? साइन यही बोल रहा हूं ना, साइन पे कमेंट करो, फॉर्मूला से मत देखो साइन। देखो यार, ये आंसर देखो, मैं तुमको बताता हूं, अब फिजिक्स तुम लोग पढ़े हो, तो वर्क का अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कितना आएगा? 1010 जूल। लेकिन अब साइन इंपॉर्टेंट है ना, कि निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो बोलोगे सर तो निगेटिव, अरे निगेटिव इसलिए आया ना क्योंकि हम फॉर्मूला से बनाए हैं। बट कॉन्सेप्चुअली सोचो तो, जब कंप्रेस करेंगे, चलो ये फॉर्मूला देखो तो कल वाला हम पढ़े थे, -P V2 - V1। कंप्रेस करोगे तो बाद में जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा ना, यानी V2 छोटा होगा। तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो क्या आएगा? निगेटिव। और बाहर भी क्या होता है? निगेटिव। यानी वर्क क्या होगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जब कंप्रेशन होता है तो वर्क क्या होता है? पॉजिटिव। और एक्सपेंशन होगा तो निगेटिव। यानी फाइनल इसके आंसर में माइनस साइन नहीं आएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव। ये बात उस पीडीएफ के लेफ्ट साइड में लिखा है, कल अगर तुम रीड किए होगे तो देखो, लिखा है ना उस पीडीएफ के लेफ्ट साइड में, लिखा है देखो, कि वर्क जो है साइन कन्वेंशन के नीचे एक बात बताया गया है, देख लो। हाँ, लिखा है ना, फॉर एक्सपेंशन वर्क क्या होता है? निगेटिव। और फॉर कंप्रेशन पॉजिटिव। तो उसमें मैंने लिख दिया, ये मैंने तुमको समझाया सवाल के माध्यम से। ठीक है, ठीक है, ओके, चलेगा, ये लिख लो जो भी लिखना है तुमसे। चलो, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यही है, इसके ऊपर हमने B3 वालों को कल थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया था, तो उसको दिए थे, तुम्हारा थोड़ा पीछे हो गया, मैं लेट आया था इसलिए। तो अब तुम्हारा आज का इसके होमवर्क तुम लोग कर सकते हो। सीईटी में 4.4 टॉपिक है। 4.4 में सीईटी बुक में सब करेंगे धीरे धीरे करके, अभी पूरा पढ़ाया नहीं है। जेई का सवाल पे हम आते हैं उसके पहले। आज सीईटी के 4.4 में 1 से लेकर 28 क्वेश्चन है टोटल। तो उसमें से कुछ छूटेंगे, बाकी सब कर लेना। जो छूटेगा, जो नहीं होगा वो फिर मेरे को बताना बाद में, मैं डाउट क्लास में ले लूंगा थोड़े बहुत करके, ऐसे करके। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। चलो, तो यहां से हमको वर्क निकालना तो पता चल गया कि वर्क के दो फॉर्मूला है। अगर हम ध्यान से पढ़ें सवाल को तो दोनों को यूज कर सकते हैं, जहां जो जरूरत पड़ेगा, काम हो गया समाप्त। आगे के कौन सा आता है पीडीएफ बताओ तो, उसमें क्या लिखा है टॉपिक हेडिंग? वो तो बाद में बुक खोलना ना, पहले ये पढ़ाते हैं आगे, पहले बताओ। टैब खुला रखो। प्रॉपर्टीज लगता है, क्या बोल रहे हो? तो ये अगला टॉपिक है, तो हम लोग अभी इसको समझना चालू करते हैं। पीडीएफ तुम लोग खोलने रहना, समझाता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इसमें कई प्रॉपर्टी है, लिस्ट बनाया है क्या उसमें? देखो तो। चलो, सबसे पहला कौन सा लिखा है? एक्सटेंसिव। चलो अब एक एक करके, ये पूरा थ्योरी है, पूरा खाली सुनते जाओ, कोई इधर न्यूमेरिकल नहीं है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो, ये क्या है एक्सटेंसिव, हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अभी इस रूम की वॉल्यूम इतना बड़ा है, ठीक है। अगर इस रूम में हम बीच से एक पार्टीशन लगा दें, तो क्या इसका वॉल्यूम बट जाएगा ना, इधर कुछ और इधर कुछ। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिस्टम में प्रेजेंट साइज पे डिपेंड करता है। मतलब साइज बदल दोगे ना, तो प्रॉपर्टी भी क्या होगा? बदल जाएगा। और भी एग्जांपल है, जैसे ये जो चेयर है, ये भी इतना बड़ा है, इसको आधे से काट दो तो इसका मास बटेगा कि नहीं बटेगा?
इसका मतलब मास ऐसी प्रॉपर्टी है जो साइज पे निर्भर करता है। तो वो सारे प्रॉपर्टी जो साइज पे निर्भर करता हो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। उसके कुछ एग्जाम्पल है, फटाफट रीड करो तो। तुम बोलोगे सर उसमें तो स्टार्टिंग के दो तो हमको समझ में आया, मास और वॉल्यूम, लेकिन ये बाकी जो लिखे वो तो समझ में नहीं आया। इंटरनल, हाँ तो ये पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यही पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल एग्जाम्पल है, नोट बनाने के लिए हमने लिखा है। समझदारी के लिए इतना ही ध्यान रखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो सिस्टम के साइज पे, साइज नहीं अगर बदल रहा है तो वो नहीं बदलेगी, साइज बदलोगे बदल जाएगा, सीधी सी बात है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो। जैसे एक एग्जाम्पल आता है इसमें कि अगर ये लोटा है, क्या है? लोटा है भैया। अभी इसमें पानी भरा है और इसका तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें से एक बूंद पानी बाहर निकाल लो, उसका भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 30। ऐसा थोड़ी है कि एक बूंद निकालेंगे तो नहीं उतना ही होगा। एक भरे हुए बर्तन में पानी है, उसकी जो टेम्परेचर होती है, उसमें से एक बूंद पानी निकालोगे उसका भी टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब टेम्परेचर लगता है एक्सटेंसिव नहीं है, क्योंकि साइज तो बदल गया लेकिन वैल्यू अभी भी क्या है? सेम है। यानी कि टेम्परेचर एक्सटेंसिव नहीं है, तो एक्सटेंसिव के नीचे एक दूसरा भी होगा, देखो क्या लिखा है, इंटेंसिव। हाँ, ये वो प्रॉपर्टी है सिस्टम के जो साइज पे निर्भर नहीं करता। इसके एग्जांपल में पढ़ो क्या क्या है। ओके, हाँ तो कुछ कुछ टेम्परेचर तो मैं तुमको समझाया। अच्छा, टेम्परेचर के बाद एक और है, डेंसिटी को समझाता हूं, जरा सुनना डेंसिटी को। कितने लोगों को याद है वाटर की डेंसिटी? कोई बता सकता है? मोल में हम पढ़ाया था। नहीं नहीं, है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है ना। 1 ग्राम पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, या फिर 1000 kg/m3 ये होता है। फिजिक्स में ये यूज करते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादातर हम यूज, सीजीएस यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, कुछ भी है। लेकिन हम जब बोलते हैं कि पानी की डेंसिटी इतना है, तो ये कहीं बोलते हैं कि 1 किलो पानी का है, या 1 मग पानी का है, या 1 बाल्टी पानी का है। मतलब पानी वो एक बूंद हो, एक लोटा हो, या समुद्र का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, उसका डेंसिटी कितना होगा? 1 ग्राम पर सीसी। एमएल को सीसी भी बोलते हैं। इट मीन्स कि जो डेंसिटी है वो साइज पे निर्भर नहीं कर रहा है। पानी इतना लो, इतना लो, इतना लो, या एक बूंद लो, सभी पानी की डेंसिटी कितनी रहेगी? 1 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब ये जो डेंसिटी है ना, ये साइज पे निर्भर नहीं करता, इसलिए इसके एग्जांपल में देखो डेंसिटी लिखा है। अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लास 10th में कितने पढ़े थे? ऑप्टिक्स नाम का एक चैप्टर था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम पढ़े होंगे, सर पढ़ाए होंगे, कि अगर कोई ग्लास का स्लैब है, उससे जब लाइट को पास करते हैं ना तो लाइट को वो मोड़ देता है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो उसमें ग्लास इतना बड़ा रहे या इतना छोटा रहे, उसकी जो मोड़ने की टेंडेंसी है वो तो उतना ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ा ग्लास लगाएगा तो ज्यादा मोड़ेगा, नहीं। 1 इंच का भी अगर ग्लास है, उससे लाइट पास करोगे उतना ही मोड़ेगा। इतना बड़ा ग्लास है तो भी उतना ही मोड़ेगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी प्रॉपर्टी है जो साइज पर निर्भर नहीं करती है। और कौन एग्जाम्पल था? पीएच। अच्छा, पीएच थोड़ा बहुत सर पढ़ाए थे ना आयनिक इक्विलिब्रियम में, थोड़ा बहुत सर ने पढ़ाया होगा, फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे। देखो पीएच पे डिपेंड नहीं करता है, कैसे? बड़ा सरल तुमको बताता हूं। एक काम करो, तुम एक बाल्टी ले लो और इस बाल्टी में एक नींबू निचोड़ दो। क्या निचोड़ दो? नींबू। एक और बाल्टी लो, इसमें 100 नींबू निचोड़ो। कितना निचोड़ना है? 100। एक नींबू जितना खट्टा लगता है ना, 100 नींबू निचोड़ने के बाद भी टेस्ट करोगे उतना ही खट्टा लगेगा। पानी उनी नहीं मिलाना है, लॉजिक समझ रहे हो? एक नींबू से निकलने वाले जो जूस है उसको टेस्ट करो, और एक जगह 100 नींबू निचोड़ लो, उसका एक बूंद टेस्ट करो, तुमको खट्टा उतना ही लगेगा ना। इसका मतलब हम साइज तो बदल रहे हैं, लेकिन उसका जो खट्टापन है वो बदल नहीं रहा है। ये खट्टापन कुछ और नहीं, पीएच को टेस्ट करता है। सिट्रिक एसिड क्या होता है, किसी को पता है? लेमन में क्या सिट्रिक होता है ना, सिट्रिक एसिड होता है। तो एसिड के कुछ तो पीएच होते होंगे, कुछ होते होंगे। मान लीजिए उसका पीएच 3 होता है एग्जाम्पल के लिए, है ना, ये 4 होता है। तो चाहे वो उसका एक नींबू का रस हो या 100 नींबू का रस हो, उसका पीएच हमेशा 4 के 4 रहेगा। इसका मतलब पीएच साइज पे निर्भर नहीं करता है। और अगला क्या है उसकी चर्चा करेंगे, वर्क कभी बाद में। ध्यान रखना, ये जो हम केमिस्ट्री में वर्क पढ़ते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स वाला वर्क नहीं है।
अभी और मैं चर्चा करूंगा। फिजिक्स में वर्क अलग होता है, उसमें भी पता नहीं तुम लोग इतना सर सर पढ़ाया होगा। देखो वर्क एक होता है वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क अलग अलग होता है। तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे कि वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो पाथ पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है। लेकिन तुम पढ़े होगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है, उसको नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क पढ़ते हैं ना, वो फिजिक्स वाला नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव वर्क होता है। खैर उतना हम डीप में जाने से कोई जरूरत नहीं है, अपने को न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, तो ये तो निपट गया, ये समाप्त हुआ। अगला टॉपिक कौन सा आता है? स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टीज, इसको स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, ध्यान सुनना। ये ऐसी प्रॉपर्टी है, अब स्टेट मतलब क्या होता है? अवस्था। मतलब अगर आप ऐसे समझो कि एक पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट बी है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे निर्भर करता है। मतलब सर अगर मान लीजिए, देखो हमको ए से बी जाना है, तो तुम जाने के कई रास्ते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे जा सकते हैं। जा कहां चला गया, है ना? ऐसे ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं। तो ये अलग अलग रास्ते हैं जाने के। लेकिन स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी है, वो बोलता है तुम कैसे कैसे गए हो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है? इनिशियल और फाइनल से। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टी। इसमें कुछ एग्जांपल है क्या, देखो तो। हाँ तुम बोल, अभी तो ये सारे जो लिखे हैं ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, अभी बस ध्यान रखना क्या है, वी विल डिस्कस लेटर, अभी आगे आने वाला है टॉपिक। अगला कौन सा आता है बताओ? पाथ वेरिएबल। देखो नाम ही क्या है, पाथ वेरिएबल। मतलब ये सारे प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करते हैं? पाथ पे। जैसे तुम पाथ ट्रेस करोगे वैसे होगा। मतलब पाथ वेरिएबल में देखो, कोई पाथ वेरिएबल प्रॉपर्टी अगर इस पे चेक करेंगे और एक इस पे चेक करेंगे तो अलग अलग आएगा ना, क्योंकि इसका पाथ बदल गया। तो रास्ते बदलने से जो प्रॉपर्टी बदल जाए उसको बोलते हैं पाथ वेरिएबल। इसमें एग्जांपल पढ़ो, दो ही एग्जांपल होगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जब लिखना तो इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये दो ही होता है। वो जो स्टेट वेरिएबल है ना उसमें कई एग्जांपल है, लेकिन पाथ वेरिएबल में सिर्फ दो ही है, वर्क और हीट। ये दोनों पाथ वेरिएबल। तुमको थोड़ा डाउट यहीं से होगा, सर फिजिक्स में तो हम पढ़ते हैं कि वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, फोर्स और डिस्प्ले ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है ना। यहाँ तो लिखा है सीधा उल्टा कि वर्क है पाथ डिपेंडेंट। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे वर्क अलग है, जो फिजिक्स में पढ़ा है वो वर्क नहीं है ये। इसीलिए इसलिए दोनों को मैच मत करना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। फिजिक्स वाला फिजिक्स में रहने दो, ये केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में रहने दो, खत्म। आगे बढ़ो तो क्या बता है? ओके हाँ, अब टॉपिक यहां से चेंज होता है, यहां से आगे, ठीक है। अब हीट ऑफ रिएक्शन क्या, बोर्ड पे देखना, अभी उधर मत देखो। देखो समाधान यहाँ पे बहुत सारी चीज हमको करना पड़ेगा। जाओ उठाओ उठाओ इसको उठाओ, ठीक है। देखो हमको भी कई सारी चीज समझने पड़ेंगे। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको समझने के लिए मैं तुमको समझाता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। जैसे सपोज करो हम बोलते हैं ये पेन कैसे बना होगा, तुम बोलोगे सर किसी फैक्ट्री में बना होगा, है ना। फैक्ट्री में बनाने के लिए कुछ कुछ इसके लिए इंग्रेडिएंट, कुछ केमिकल यूज किए होंगे, कुछ कुछ किया होगा तो कुछ कुछ हो गया। लेकिन नेचुरली इस संसार में कोई चीज कैसे बना है? ऐसा तो नहीं कि पेन ऑटोमेटिक कहीं नेचर में बनता है, नहीं बनता है। लेकिन इसके जो रॉ मटेरियल है वो तो नेचर में बनता है। तो कोई चीज नेचर में अगर बन रहा है, वो कैसे बनता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज यूनिवर्स में जब बनता है ना, तो उसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होता है। कोई भी चीज बनेगा तो नेचर भगवान का काम है वो करना, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनली तो सब भगवान ही बनाते हैं। तो कोई चीज अगर ओरिजिनली बना है, तो जब बनता है तो उसके दौरान उसमें एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी स्टोर दो तरीके से होती है, देखो उसमें दो तरीका बनाया होगा। पहला लिखा है ऐसे ब्रैकेट में करके इन क्लोज सिस्टम, और दूसरा लिखा है ओपन सिस्टम। यानी कि देखो ये है हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर वो एनर्जी स्टोर ओपन सिस्टम में हो रहा है तो कुछ और है, और क्लोज सिस्टम में हो रहा है तो कुछ और। जिसको थोड़ा बहुत अभी याद अगर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वो इस सब चीज को पकड़ेगा। केमिकल में ओपन और क्लोज की हम चर्चा वहां भी किए थे, ध्यान में तुमको नहीं होगा। हमने बोला था कि जब जब ओपन सिस्टम होता है ना, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जब जब क्लोज होता है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, उल्टा होता है। ओपन सिस्टम है तो प्रेशर कांस्टेंट। समझने के लिए भी तरीका उन्होंने बताया था कि जैसे देखो
बर्तन खुला है, तो खुले बर्तन में जो प्रेशर लगता है ना, वो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो 1 atm तो हमारे हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो जब खुला हुआ बर्तन होगा ना तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। लेकिन जब बर्तन तुम बंद कर दिए, अब बंद बर्तन करोगे, अब देखो खुला हुआ बर्तन है तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि गैस एक्सपेंशन करेगा ना, उड़ेगा उसके अंदर से, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बर्तन को हम बंद कर दिए, तो बंद बर्तन में वॉल्यूम तो फैलेगा नहीं, तो बंद बर्तन में वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता। ये पता है कहां पढ़ाए थे? आप बता सकता है कोई कहां पढ़ाए थे? ली चटलियर प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतिम एक टॉपिक आता है ले चटलियर, तो उसमें ये चीज हमने चर्चा किया था। तो वही बात यहाँ पे आई है कि जब कोई सिस्टम बनता है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ये एनर्जी दो तरीके से स्टोर होती है, ओपन सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में। अच्छा, जो ओपन सिस्टम में होता है ना उसका कुछ नाम लिखा है, राइट साइड में है वो, क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर में लिखा है इंथैल्पी। और जो क्लोज सिस्टम होता है उसको इंटरनल। तो अब हमको इसी के डिस्कशन करेंगे, यही पूरा चैप्टर में यही पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी के बारे में। क्लियर लिखा है उसमें ना, बाकी सब लिखा है तुम देख रहे होगे। आगे क्या आता है हीट ऑफ रिएक्शन का, लगता है वो डेफिनेशन है क्या? एक बार पढ़ो तो क्या लिखा है? पढ़ो तो। वही सारे बातें होगा लिखा हुआ। डेफिनेशन क्या है, कहाँ गया? हाँ, when any substance formed either in open or closed system, then the energy stored in a substance is known as heat of reaction, HOR। अब देखो हमने दो पार्ट किया है, एक पार्ट में देखो इंटरनल एनर्जी है, दूसरे में इंथैल्पी है। तुम देख रहे हो इंथैल्पी में कुछ नहीं लिखा है, देख रहे हो? क्यों? इंथैल्पी को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। तो अब इंटरनल एनर्जी समझ, देखो सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है, ध्यान से फिर से सुनो। कोई भी चीज ब्रह्मांड में बनता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ये दो तरीके से होती है, ओपन सिस्टम इसको बोलते हैं इंथैल्पी, क्लोज सिस्टम में बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी की चर्चा बाद में करेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी। तो हमारा अभी का टॉपिक आता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। चलो, तो ये टॉपिक उसमें हम चर्चा में भी लिखा हुआ है। क्या है इंटरनल एनर्जी, पहले सुनो फिर हम रीड करेंगे। देखो इंटरनल एनर्जी वास्तव में क्या है, नाम से ही क्लियर रहे, अंदर की एनर्जी। मतलब कोई भी अगर हम सिस्टम उठा ले, जैसे बोले पेन की एनर्जी बताओ, तो पेन में एनर्जी बताओ मतलब क्या? तो सुनो, कोई भी सिस्टम की एनर्जी जो होती है ना, अब देखो ये पेन बना कैसे होगा, छोटे छोटे एटम से बना होगा। तो इसका जो पूरा एनर्जी है वो वास्तव में देखा जाए तो उन छोटे छोटे एटम की वजह से एनर्जी आया होगा, है ना? जैसे ऐसे सोचो ना, इस एकेडमी का जो एक साल का नेट टर्नओवर है, वो टर्नओवर किस पे डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट, एक एक लोगों ने कितना पैसा दिया है। तो अगर इसका पूरा एनर्जी कोई पूछेगा, इसका मतलब इसके एक एक एटम के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है, उसकी जो एनर्जी है वो सारे एनर्जी मिला के क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। अब जरा तुम सोचो, एक मैटर के अंदर में तो बहुत प्रकार की एनर्जी हो सकते हैं। देखो कैसे, इसके अंदर एटम है ना, तो हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एटम जो है वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करता है ना, इसमें वाइब्रेशन होते रहता है। तो वाइब्रेशन के कारण भी तो एनर्जी जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी। इतना ही नहीं, अगर ये एटम है तो एटम के एक्सिस के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके मोशन के कारण भी तो एनर्जी हो सकता है ना, एनर्जी होगा ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गोल गोल तो इसके कारण भी एनर्जी होंगे। इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, इसके कारण भी एनर्जी होती है। इवन की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी तो होता है ना, इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ऐसे तो देखो ना, तो यार एक मैटर के अंदर में तो बहुत प्रकार की एनर्जी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारी चीजें होंगी। इवन की अभी आगे सुनो, हम जो बोलते हैं कि इसके भीतर एनर्जी है, जो हमने जैसे बोला कि ये एटम घूम रहा है, तो मैं एक लिस्ट बनाता हूं, चलो आओ। इंटरनल एनर्जी का सिंबल यू होता है, तो मैं एक लिस्ट बनाता हूं कि यू जो है इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो हो सकता है ना। मतलब एक सिस्टम के अंदर में कई प्रकार की एनर्जी है, उसका पार्टिकल वाइब्रेट भी कर रहा है, उसका पार्टिकल घूम भी रहा है, उसका पार्टिकल मोशन भी कर रहा है। तो इस सारे एनर्जी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटरनल एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन मार्क उठ गया ना, तो हम लोग जो अब तक बोल रहे हैं
ये वही बोल रहे हैं जो हमने साइंस में पढ़ा है, क्योंकि अब तक साइंस ने इतना ही रिसर्च कर पाया है कि एक मैटर के पास इतनी इतनी प्रकार की एनर्जी होती है। हो सकता है आज से 500 साल बाद पता चले कि यार इसके अंदर एक और प्रकार का एनर्जी है। तुम उतना तो छोड़ो ना, मान लो तुम 5 क्लास में थे तो तुमको ये सब पता था क्या? तो तुम्हारे लिए तो इंटरनल एनर्जी का मतलब कुछ नहीं था। अच्छा, कोई 10th का बच्चा है तो 10th के बच्चे को दो चीज पता होता है क्या? काइनेटिक और पोटेंशियल। आए का पता है क्या? नहीं। तो 10th के स्टूडेंट से कोई पूछेगा कि इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, तो बोलेगा कि हाँ सर, इंटरनल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। लेकिन जब हमको नॉलेज बढ़ा तो हम क्या बोले कि नहीं यार, एनर्जी तो बहुत सारे हो जा जा नहीं, खराब नहीं हुआ, रेडियो हम कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है। लेकिन जब आगे हम बढ़े तो पता चला कि नहीं, एनर्जी तो ये सब भी होता है। हो सकता है आज से 500 साल बाद जब साइंस और रिसर्च करे तो बताए कि नहीं, इसके अंदर एक और प्रकार की एनर्जी होती है। इससे बात पता चल रहा है ना कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वास्तव में क्या है ना, ये बताना मुश्किल है। क्योंकि हमको ठीक है, हम बोलेंगे कि सर इस सबको ऐड कर दो, हो गया। लेकिन गारंटी क्या है कि यही, अरे तो तुम वो बोल रहे हो ना जो साइंस ने तुमको बताया है कि इतने इतने प्रकार की एनर्जी होती है, लेकिन अभी साइंस को भी पूरा पता नहीं होगा। इसीलिए बोला गया कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किसी भी सिस्टम की बताई नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। ये पहली बात आया। तो अगर इंटरनल एनर्जी बता नहीं सकते हैं तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सिलेबस में है ना। तो एक्चुअली हम बता नहीं सकते हैं यू, लेकिन एक चीज बता सकते हैं, वो क्या है? इंटरनल एनर्जी की अब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी का चेंज बता सकते हैं। मतलब किसी की एनर्जी पहले कुछ है और बाद में कुछ हो गया, तो इनके बीच में जो गैप आएगा इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और उसको बोलते हैं डेल्टा यू। ये बता सकते हैं। तुम बोलोगे ये कैसे बता सकते हैं सर, ये तो बहुत बकवास हो गया। जब इसका एनर्जी अब सोल्यूट ही नहीं पता है, चेंज तो तब निकलता है ना जब तुमको पता हो कि 2 है और ये 10 है, तो चेंज कितना होगा? 8 है। इसमें तो निकल ही नहीं सकता है कि ये कितना है ये कितना है। तो बोला एक नया नियम आएगा, आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ कहता है ना कि अगर हमको डेल्टा यू निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसके लिए अब सोल्यूट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हम तुमको एक नया मेथड देंगे जिससे हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यही है, एकदम शॉर्ट में बोले तो, कि इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की भीतर में सारी एनर्जी। दूसरी बात, उसको हम अब्सोल्युटली निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसका चेंज निकाल सकते हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं, एक इनडायरेक्ट मेथड है, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या है हम वो चर्चा करेंगे। तो एक बार रीड करो तो इंटरनल एनर्जी क्या है। तो यही ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था। कोई अगर पॉइंट छूटे तो बता दो। अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है लो। अरे भाई वो पढ़ना है ना, डब्बा वाला पढ़ो। उसमें लिखा है इंटरनल एनर्जी के बारे में सारे चीज। हाँ, अब्सोल्युटली मतलब वही हुआ कि इंटरनल एनर्जी को आप सीधे सीधे नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि सीधे सीधे निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। अब हमको पता ही नहीं कहां तक जोड़ना है, तो कैसे निकलेगा? इसीलिए तो अब्सोल्युटली नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन चेंज निकलेगा। अब हमारा क्वेश्चन यहां तक, मतलब यहां तक पता चल गया। सब लोग जाग जाओ, थोड़ा नींद आ रहा है तुम लोगों को। इंटरनल एनर्जी में इतना पता चल गया कि किसी सिस्टम के भीतर में जो एनर्जी है उस सबको जोड़ दो, इंटरनल एनर्जी है। लेकिन जोड़ेंगे कैसे? नहीं होगा, मतलब प्रैक्टिकली इंटरनल एनर्जी निकालना मुश्किल है। उसका चेंज निकाल सकते हैं, डेल्टा यू बोलते हैं उसको। अब उसको निकालने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ पढ़ना है, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे सुनना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है ना कि अगर तुमको डेल्टा यू निकालना है तो तुमको हम एक रास्ता बताते हैं, अल्टरनेट मेथड है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू से कैसे निकलेगा जी? क्यू का मतलब होता है हीट और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। यानी हीट और वर्क को अगर तुम जोड़ दो, हीट और वर्क को अगर तुम ऐड कर दो, तो ये ऐड करने से जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाता है? डेल्टा यू। और ये क्यू मिलता है और डब्ल्यू भी मिलता है। डब्ल्यू निकालना तो कल हम सीख ही रहे हैं, कल से ही तो सीख रहे थे डब्ल्यू कैसे निकालते हैं। ये दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हमको मिल गया? डेल्टा यू। कुल मिलाकर के क्वेश्चन की बात करें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब तो कहानी है। जेई में हमसे पूछेगा डेल्टा यू कैसे निकालते हैं। उसको निकालने का तरीका है
Q और W को जोड़ दो। Q क्या है? हीट है। W क्या है? वर्क है। ये दोनों ऐड कर दोगे तुमको क्या निकल जाएगा? डेल्टा यू। अच्छा, डेल्टा यू का अगर हम थोड़ा और अच्छे से लिखे तो लिख सकते हैं U2 माइनस U1 Q प्लस W। ठीक है, ये बात भी अपने को समझ में आ गया। थोड़ा और कुछ है बचा हुआ बताओ। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी बात है कि ये जो वैल्यू है चेंज इन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर बदलोगे तो ये बदल जाएगा। ठीक है, वो तो बात हम ध्यान रख सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये बस इतना ही था। अब आगे नया टॉपिक चालू होता है। देखो क्या है, अब तुम बोलोगे सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आएगा। ये पढ़ने के बाद आएगा। कौन सा टॉपिक आता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें लास्ट का दो प्रोसेस हम पढ़ लिए हैं? देखो तो, है ना? वो तो पढ़ा हुआ है। तो कितना हमको पढ़ना है बाकी? पांच। तो फटाफट निपटा देते हैं। चलो नीचे लेके चलो। साइक्लिक प्रोसेस, ये थ्योरी है पूरा। देखो पूरा थ्योरी है, इसलिए मैं इसको खींच रहा हूं जल्दी, फिर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला कौन है, लिखो तो। साइक्लिक प्रोसेस। देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, सुनो जरा ध्यान से। इसके लिए फिगर बनाता हूं। देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है। देखना, देखो कोई अगर घटना, बाबू देखो ना, ए से चालू हुआ ऐसे करके, और वापस फिर कहां पे आ गया? ए पे। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक। अच्छा, साइक्लिक होने के लिए सर्कुलर होना जरूरी है? नहीं, सर्कुलर प्रोसेस थोड़ी लिखा है, साइक्लिक लिखा है ना। ये साइक्लिक तो ये भी हो सकता है। देखो तो, क्या ये साइक्लिक हो सकता है? हो सकता है। मान लीजिए हम यहां से चालू करें और यहां से चालू करके ऐसे ऐसे जाएं और वापस यहां पे, क्या ये साइक्लिक है? क्या? हाँ। साइक्लिक होने के लिए पूरा साइकिल क्या होना चाहिए? कंप्लीट। कैसे कैसे हुआ है ये मतलब नहीं है। अच्छा मान लो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो क्या ये साइक्लिक है? हाँ है। ऐसे ऐसे करके रिपीट कर रहा है ना। साइक्लिक मतलब एंड और फाइनल क्या होना चाहिए? सेम। उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। चलो ध्यान से सुनो तो, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है और ए से शुरू हुआ और फिर ए पे खत्म हो गया, तो अभी कुछ देर पहले एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसका नाम था स्टेट वेरिएबल। तो जरा बताना तो, स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? उसकी वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। सोचो कैसे। स्टेट वेरिएबल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल सेम है। तो कोई अगर स्टेट वेरिएबल को तुम साइक्लिक में डालोगे तो उसका इनिशियल और फाइनल क्या होगा? सेम। तो उसका चेंज क्या आएगा? जीरो। और अभी एग्जांपल कुछ देर पहले पढ़े थे ना, स्टेट फंक्शन का, स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल था ये डेल्टा यू। जाकर के देखो, स्टेट वेरिएबल में इंटरनल एनर्जी लिखा था, देखो तो, है ना। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का वैल्यू साइक्लिक में कितना होगा? डेल्टा यू का वैल्यू जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम होता है। क्लियर है ना? देखो स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टी, इनिशियल और फाइनल सेम। तो जिसका इनिशियल और फाइनल सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो प्रॉपर्टी को डालोगे स्टेट वेरिएबल वाले को साइक्लिक के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी आती है? जीरो। तो डेल्टा यू जीरो आएगा। और आगे बताओ, कुछ और इसमें लिखा है स्टेट में? हाँ वही लिखा है, वही लिखा है। फिर आगे बताओ। पाथ वेरिएबल बहुत आगे मवाली, उतना आगे मत जाओ, है ना। स्टेट वेरिएबल के बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा था बताओ? आइडियाबेटिक प्रोसेस। सुनते जाओ। सेकंड, आइडियाबेटिक प्रोसेस। देखो इसमें तो बहुत छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये जो फॉर्मूला अभी हम पढ़े ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में कहता है कि वैसी घटना जहां पे Q का वैल्यू क्या हो? जीरो हो। यानी वो जो थर्मल वाला बॉटल था ना कल वाला, वो एडियाबेटिक होता है। क्योंकि चारों तरफ से उसके दीवार बंद होते हैं, तो हीट का एक्सटेंशन कुछ एक्सचेंज नहीं होता है। तो जहां भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक। इंट्रोडक्टरी है, सारे टर्म है। हम आगे जब सवाल करते हैं तो उसमें ये टर्म यूज होता है, तो खाली पता होना चाहिए। कोई बोले एडियाबेटिक मतलब Q इक्वल टू जीरो, और कुछ बातें हैं क्या उसमें? ओके आगे कौन सा है बताओ। अच्छा तो Q जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू को। उसमें लिखा है। तीसरा बताओ, आइसोथर्मल। चलो आ जाओ, इसमें भी कुछ उसमें स्टेटमेंट लिखा है, एक बार पढ़ो तो आइसोथर्मल में। अच्छा, माने आइसोथर्मल वैसा प्रोसेस है जहां क्या कांस्टेंट होता है? अच्छा, और ऊपर अभी पढ़े थे इंटरनल एनर्जी के नोट में, देखो क्या लिखा था कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अच्छा, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अगर तुम इंटरनल एनर्जी को इस पे चेक करोगे तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तब करेगा ना। इसका मतलब आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या होना चाहिए? जीरो। ये सारे चीज ध्यान में रहना चाहिए जब तुमको कोई बोले ना आइसोथर्मल।
मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर ही नहीं चेंज करेगा तो डेल्टा भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और कुछ बातें हैं, ग्राफ्स होगा शायद, एक ग्राफ है क्या? हाँ। हाँ ओके, पीवी का तो मैं बताता हूँ फटाफट, बोर्ड पे देखना। पीवी इक्वल टू एन आर टी, पढ़े थे। टेम्प ये तो कांस्टेंट ही होता है, ये तो कांस्टेंट ही होता है। और आइसोथर्मल में टी भी कांस्टेंट हो गया, तो ये तो पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू के। तो पी किसके इनवर्स आएगा, भी के। तो देखो एक ग्राफ बनाता हूं, पी वर्सेस भी, पढ़े हो मैथ में बाई ऐसे करके। इसका ग्राफ कैसा बोलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर ने पढ़ाया होगा फिजिक्स में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलते हैं। तो पी वर्सेस वन बाई, यहां पे ध्यान रखना, वन बाई भी नहीं है, भी है। तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे करके। अच्छा इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, अब एक लो, अब एक डाउट हो गया जा, इसमें एरो ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं, या फिर दोनों सही है, तीन ऑप्शन है, ये सही है या ये सही है या दोनों सही है। दोनों सही है, कैसे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे? क्योंकि काम ज्यादा नहीं, थोड़ा टेक्निकली बताओ दोनों कैसे सही है। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि एरो ऐसे है, इसका मीनिंग क्या होता है बताओ तो? वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम का बढ़ना एक्सपेंस, एक्सपेंशन है। लेकिन अगर हम ऐसे बनाते हैं तो कंप्रेशन है। तो ग्राफ दोनों सही है, दोनों है ना, क्योंकि हम पिस्टन को दबा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जब दबाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन, तो कंप्रेशन के केस में ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और जब छोड़ देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी इसके दोनों ग्राफ हो सकते हैं, या तो तुम ऐसे बनाओ या तो फिर ऐसे बनाओ, दोनों ही सही है। क्लियर है, सो रहा है ये, सो मत, ठीक है। तो उसने ग्राफ बनाया था, तो देखो उसमें लिखा है ना, कॉपी में देख लो, दो एरो बनाए गए हैं, एक ही ग्राफ पे दोनों बना दिया, तो कंफ्यूज मत होना, चलेगा। ओके ये एक नीचे में क्या था, ग्राफ में तुमको दिख नहीं रहा होगा, दूसरे पेज में देखो ना, वो शायद व्हाइटनर लगा दे उसमें, है ना, मैं बताता हूँ, व्हाइटनर लगाया हुआ है। वो क्या है ना, उसका एक्सिस थोड़ा बताना तो मेरे को, पी वर्सेस क्या है, ये थोड़ा सीख लो, इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम ग्राफ बताएं तुमको, वो पी वर्सेस क्या था, तो इसका ग्राफ कैसा था। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ भी नहीं है, वो वन बाई भी है, तो ग्राफ कैसे होगा। थोड़ा अगर मैथमेटिक्स तुम पढ़े हो तो पकड़ लोगे, देखो पी वर्सेस भी, लेकिन अगर वन बाई भी पूरा ले लोगे तो फिर ग्राफ हमें लगता है, क्यों, क्योंकि बाई इक्वल टू एम एक्स का कर्व है ना, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, मैथ में फिजिक्स में पढ़ाए होंगे सर, तुम याद भी रख सकते हो। पी वर्सेस भी हाइपरबोलिक होता है, लेकिन पी वर्सेस वन बाई भी हाइपरबोला नहीं क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा इसमें भी एरो दोनों साइड से हो सकता है क्या, दोनों साइड बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो वो शायद वो लिखने के बाद गलती कर दे, थोड़ा देख लेना तुम लोग, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, क्या जी, है ना। एक और ग्राफ है, किसका है बताओ, लॉग पी वर्सेस, वो खुद से तुम्हारा होमवर्क है, तुम खुद से बताना वो कैसे ग्राफ बनाया है ना, मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। वो खुद से बताना कि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे है, प्रूफ करके एक बार देखना। तो आगे कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में एक टर्म उसमें लिखा है, क्या लिखा है बताओ, क्या कांस्टेंट होता है जिसमें, और एक और प्रोसेस है उसके नीचे बताओ, आइसो, इसके आगे एक और है ना आइसोबारिक के बाद होगा, आइसोचोरिक, आइसो चोरिक नहीं, चोरिक नहीं रे, कोरिक पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या कांस्टेंट है, तो देखो ये दोनों मैं साथ में पढ़ा रहा हूं। जब आइसो बारीक हो तो प्रेशर कांस्टेंट, और आइसो कोरिक हो तो, तुम बोलोगे सर ये तो हमको याद ही नहीं होगा, मैं बताता हूं ना। आइसो बारीक में कौन सा शब्द है, बार, और बार मतलब किससे कनेक्टेड है, प्रेशर से, तो यहाँ पे कौन कांस्टेंट होगा, प्रेशर, बाकी बचा उसको चिपका दो, ऐसे याद रख सकते हैं। तो जब आइसो बारीक हो तो प्रेशर कांस्टेंट, और आइसो चोरिक हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका देखो पीवी कर्व बनाया है, जरा ध्यान से देखो, पी वर्सेस भी, पीवी इक्वल टू एनआरटी में फॉर्मूले में डालो, अगर पी कांस्टेंट है लिखा है ना, और तो एन तो कांस्टेंट ही होगा, और तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पी कांस्टेंट तो खींच देंगे ऐसे ना, पी कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो, वॉल्यूम बदलने से पी नहीं बदलेगा, तो इसे खींच देते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमें तो लगता है इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना, ऐसे करके तो बनाया है ना, देख लो, निपट गया। और बताओ, ओके, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। हाँ।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, 28 हो गया। तो इतना एक बार इतना कराया है, लेकिन तुमको थोड़ा लिखना अपने से, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन जो है वो सीटी के बुक से 4.4 देख लेना। 12th टारगेट बुक, टारगेट सीईटी बुक, टॉपिक लिख लो 4.4, क्वेश्चन 1 से 28 तक। जो नहीं बनेगा कल क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे, ये लिख लो, आज का होमवर्क रहेगा, ये कर लो। ओके ठीक है, पानी पी लो। हरे कृष्णा।